हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, इससे पहले मैंने अपने वीडियो में आपको संसद के बारे में कुछ जानकारी दी थी, जिसमें मैंने आपको संसद के कार्य और उसकी शक्ति बताई थी। दोनों सदनों में समान रूप से लागू होने वाली कुछ बातें बताई थी और व्यवहार में लोकसभा और राज्यसभा में जो संबंध है उसके बारे में बताया था। स्टूडेंट, आज मैं आपको संसद के अंतर्गत जो राज्यसभा है, संसद आपको पता है कि 3 राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो आज मैं सबसे पहले आपको राज्यसभा के बारे में बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, संविधान के अनुच्छेद 79 के ही द्वारा व्यवस्था की गई है कि भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर होगा, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। और इस तरह से भारतीय संविधान के द्वारा ब्रिटिश संविधान की तरह राज्य के औपचारिक प्रधान को संसद का अंग माना गया। स्टूडेंट, 1919 और 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में 2 सदन की व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी और वर्तमान समय में संघात्मक विधानों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की जाती है। इनसे प्रेरणा लेते हुए भारतीय संविधान भी संघीय क्षेत्र में एक 2 सदन की व्यवस्थापिका की स्थापना करता है, जिसका उच्च सदन राज्यसभा होगी, जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि होंगे, और निम्न सदन लोकसभा में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं राज्यसभा के बारे में। स्टूडेंट, विश्व के अधिकांश देशों की तरह भारत में भी 2 सदन संसद की प्रणाली अपनाई गई है। इसके उच्च और द्वितीय सदन को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। संगठन, अधिकार और कार्य की दृष्टि से राज्यसभा संसद के प्रथम या निम्न सदन लोकसभा से काफ़ी अलग है। अगर लोकसभा देश की जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्यसभा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, कि भारतीय संघ की इकाइयों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। संविधान के हिसाब से राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित की गई है और इन 250 सदस्यों में से 12 सदस्यों की मनोनयन जो राष्ट्रपति के द्वारा वैसे व्यक्तियों में से किया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य या समाज सेवा में ख्याति प्राप्त की है। मनोनयन की इस व्यवस्था की इस आधार पर आलोचना की जाती है। मनोनयन की ऐसी व्यवस्था विश्व के अन्य संघीय देशों में नहीं पाई जाती है और साथ ही यह अप्रजातांत्रिक भी है। स्टूडेंट, राज्यसभा के बाकी 238 सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई है। संघ की इकाइयां राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा सदस्यों का चयन संसदीय विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से किया जाता है। स्टूडेंट, हर राज्य के राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे, इस संबंध में भारतीय संविधान के द्वारा की गई व्यवस्था विश्व के अधिकांश संसदीय देशों से भिन्न है। आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। ये आपकी परीक्षा में इसमें से ही घुमा के प्रश्न पूछता है। भारत में प्रतिनिधित्व राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की गई है, जबकि अमेरिका सहित विश्व के अधिकांश संघीय देशों में संसद के द्वितीय सदन में संघीय इकाइयों के समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। स्टूडेंट, राज्यसभा की सदस्यता के लिए आवश्यक है कि प्रत्याशी भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 30 वर्ष से कम ना हो, वो सारी योग्यताएं रखता हो जो संसद विधि द्वारा निर्धारित करे। राज्यसभा अमेरिकी सीनेट की तरह स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ये आपका एक प्रश्न है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का है, पर सदन की निरंतरता बनाए रखने के लिए सदन के लिए 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन हो जाता है। स्टूडेंट, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सभा की कार्यवाहियों की देखरेख करता है और सदन में शांति व्यवस्था बनाए रखता है। राज्यसभा के सदस्य
अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष को निर्वाचित करते हैं, जो उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों का संपादन करता है। स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ राज्यसभा के जो अधिकार और उसके कार्य हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताने जा रही हूँ। स्टूडेंट, अमेरिका को छोड़कर विश्व के अधिकांश देशों की शासन व्यवस्था के अंतर्गत द्वितीय सदन को प्रथम सदन की तुलना में कम शक्ति प्राप्त होती है। यही स्थिति भारतीय शासन व्यवस्था के ही अंतर्गत पाई जाती है। भारतीय राज्यसभा की शक्ति की तुलना अगर लोकसभा से की जाए तो यह बात एकदम से साफ हो जाएगी कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में काफ़ी कमज़ोर है। भारतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत लोकसभा जनता की इच्छा और आकांक्षाओं का प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए जनतांत्रिक दृष्टिकोण से भी लोकसभा की तुलना में राज्यसभा का कम शक्तिशाली होना स्वाभाविक है। राज्यसभा के अधिकारों और कार्यों की चर्चा इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए तो फिर हम राज्यसभा के अधिकार और कार्य की चर्चा कर रहे हैं। भारत में संविधान संसद को अपने निर्धारित क्षेत्र में कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है और ऐसी स्थिति में लोकसभा इस संबंध में अकेले कुछ नहीं कह सकती। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में उपस्थित किए जा सकते हैं और वैसे विधेयक उस समय तक कानून का रूप प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वो दोनों से पारित नहीं किए जाएं। स्टूडेंट, साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति लोकसभा के समान है, पर व्यवहारिक रूप से इस संबंध में लोकसभा की स्थिति अधिक मजबूत है। अगर दोनों सदनों के बीच साधारण विधेयकों के संबंध में कोई मतभेद होगा तो वैसी स्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था संविधान के द्वारा की गई है। स्टूडेंट, ये प्रश्न भी आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है और इसका उत्तर भी आपको यहाँ पे आसानी से मिल रहा है, लेकिन ये प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत घुमा के पूछा जाता है, कई शब्दों को एक साथ मिला के बैठा के पूछा जाता है, इसलिए आप ध्यान से इसको सुनिएगा। उस बैठक में दोनों सदनों के उपस्थित सदस्यों के सम्मुख विधेयक रखा जाता है और साधारण बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। स्टूडेंट, लोकसभा के सदस्यों की संख्या राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की 2 गुना से भी अधिक होती है, इसलिए उसके मनोनुकूल विधेयक पारित होने की संभावना हो सकती है। 1959 और 1977 में दोनों सदनों की बैठकों के अनुभवों से ऐसी संभावना को बल मिलता है, पर संयुक्त बैठक में लोकसभा सदस्यों में फूट पड़ सकती है और ऐसी स्थिति में ये आवश्यक नहीं रह जाएगा कि लोकसभा की मर्जी ही निर्णायक हो। स्टूडेंट, वित्त विधेयक, धन विधेयक भी कहते हैं इसको, के संबंध में राज्यसभा की शक्ति नाम मात्र की हो और लोकसभा ही केवल ऐसे विधेयक के संबंध में सर्वे सर्वा है। सच पूछा जाए तो धन विधेयक के संबंध में भारत में व्यवहारता एक सदन व्यवस्थापिका लोकसभा ही है। कोई भी धन विधेयक पहले केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। ये प्रश्न आप में पूछा भी जा चुका है। राज्यसभा को उसी रूप में पारित करके या उसमें संशोधन की सिफारिश करके 14 दिनों के अंदर लोकसभा के पास लौटाना होता है। संशोधन के लिए राज्यसभा की सिफारिश को मानना या ना मानना लोकसभा पर निर्भर करता है। अगर 14 दिन के अंदर लोकसभा के पास नहीं लौटाती है तो भी वह विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाता है जिस रूप में वो लोकसभा ने पारित किया था। स्टूडेंट, इस तरह से राज्यसभा को धन विधेयक के संबंध में केवल 14 दिनों की देरी लगाने की शक्ति प्राप्त है, जो ब्रिटिश लॉर्ड सभा की शक्ति से भी कम है, जिससे वित्तीय विधेयक के संबंध में 1 महीने की देरी लगाने की शक्ति है। स्टूडेंट, यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण बात है कि धन विधेयक को अभिप्रमाणित करने का अधिकार भी लोकसभा के पास है, जो अध्यक्ष को ही प्राप्त है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कार्यपालिका पर नियंत्रण से भी राज्यसभा की स्थिति लोकसभा से कमजोर है। संविधान के द्वारा मंत्री परिषद को लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी बनाया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्यसभा प्रश्नों तथा पूरक प्रश्नों, काम रोको प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, वाद विवाद के माध्यम से मंत्री परिषद को प्रभावित करके सरकार को आपदस्थ करने का अधिकार केवल लोकसभा को है। यहाँ राज्यसभा की स्थिति ब्रिटिश लॉर्ड सभा से मिलती जुलती है। स्टूडेंट, राज्यसभा की शक्तियों के इतना सारा मैंने इसके बारे में जो बताया उससे तो ये चीज़ क्लियर होती है
कि यह ना तो अमेरिकी सीनेट की तरह शक्तिशाली है और ना ही स्विट्जरलैंड के द्वितीय सदन की तरह प्रथम सदन के समस्तरीय है, पर इसे लॉर्ड सभा की तरह एकदम शक्तिहीन सदन भी नहीं कह सकते। यह कुछ अधिकारों का प्रयोग लोकसभा के बराबरी के स्तर पर करती है। ऐसे कार्यों में राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी पदच्युति, संवैधानिक संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय के जजों की पदच्युत, राष्ट्रपति की संकटकालीन उद्घोषणा की स्वीकृति और ऐसे कार्य हैं। संविधान संशोधन के लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था नहीं है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि राज्यसभा दो विशेष अधिकारों का प्रयोग करती है। ये अधिकार लोकसभा को प्राप्त नहीं है। पहला तो ये कि राज्यसभा 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद द्वारा कानून बनाने का अधिकार सौंप सकती है। दूसरा अधिकार ये कि राज्यसभा संसद को एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं को निर्मित करने का अधिकार दे सकती है। स्टूडेंट, राज्यसभा के अधिकारों और कार्यों की अब तक की चर्चा से हम ये बता सकते हैं, आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि राज्यसभा लोकसभा की तुलना में कम शक्तिशाली होने के बावजूद यह ब्रिटिश लॉर्ड सभा की तरह एक गौड़ सदन नहीं है। राज्यसभा में वाद विवाद का स्तर ऊंचा होने से सरकार पर उस वाद विवाद के प्रभाव और साधारण विधेयक के संबंध में उसकी स्थिति आदि को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि राज्यसभा केवल द्वितीय सदन है, वरन गौड़ सदन भी है। स्टूडेंट, मैंने अभी आपको राज्यसभा के बारे में बताया, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ लोकसभा के बारे में। स्टूडेंट, मैं अब आपको लोकसभा के बारे में बताने जा रही हूँ। यह हमारी संसद का छोटा या निचला या पहला सदन है। इसमें अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्य हैं, जिनमें 530 स्थान राज्यों को और 20 स्थान केंद्र शासित क्षेत्रों को दिए गए हैं। स्टूडेंट, इनके लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें वह व्यक्ति खड़ा हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से ऊपर हो और वह किसी लाभ के पद पर ना हो। लेकिन इसमें राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यदि इसका प्रतिनिधित्व ना हो। स्टूडेंट, ये भी आवश्यक है कि चुनाव के समय उम्मीदवार कोई अयोग्यता न रखता हो, जैसे वह किसी न्यायालय या चुनाव आयोग के द्वारा निर्वाचन संबंधी अनियमितताओं या चुनाव में भ्रष्टाचार का दोषी सिद्ध न किया गया हो, उसे किसी न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की कैद की सजा न दी गई हो, उसने कानूनी प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय के अंदर अपना चुनाव खर्च का विवरण जमा न किया हो, वो सरकारी सेवा से भ्रष्टाचार और अविश्वसनीयता के कारण पदमुक्त न किया गया हो, वो किसी ऐसे निगम का निदेशक या व्यवस्थापक अभिकर्ता ना हो जिसमें सरकार की वित्तीय भागीदारी हो या वह लाभ का पद ना धारण किए हो, वह किसी सरकारी ठेके, सरकारी कार्यों व सेवाओं के क्रियान्वयन में आर्थिक हित न रखता हो, वह दल बदलू होने का दोषी ना हो। स्टूडेंट, मैं कम से कम शब्दों में आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश कर रही हूँ और अगर आप ध्यान से इसको सुन रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि इसमें हर लाइन में, हर एक शब्द में आपको एक प्रश्न मिल रहा है। आप ध्यान से इसको सुनिएगा और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं, ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसमें से आपकी परीक्षा में प्रश्न आते हैं। स्टूडेंट, लोकसभा का सामान्य काल 5 वर्ष है। राष्ट्रपति किसी समय उसे भंग कर सकता है। संकट काल में संसद अपने कानून से उसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष को बढ़ा सकती है। संविधान के अनुसार लोकसभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार अवश्य होनी चाहिए और उन बैठकों के बीच 6 महीने का अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, इसकी गणपूर्ति या कोरम सदन की कुल संख्या का 1/10 भाग है। अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है। स्टूडेंट, 6 सदस्यों का एक पैनल भी बनाया जाता है जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। स्टूडेंट, लोकसभा के कार्यों और शक्तियों को हम अब आपको बताने जा रहे हैं। इसको आप इसके कार्य और शक्ति ध्यान से सुनिएगा। लोकसभा का प्रमुख कार्य है विधायन करना। गैर धन विधेयक संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों से पारित हुए बिना वह संसद से पारित नहीं माना जा सकता। मत विभिन्नता की अवस्था में राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाकर गतिरोध दूर कर सकता है। वित्तीय मामलों में केवल लोकसभा शक्तिशाली है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ से पास होने के बाद वह बिल राज्यसभा को भेजा जाता है, जिससे वहाँ 14 दिनों के भीतर पारित होना चाहिए। अगर राज्यसभा धन विधेयक के कुछ सुझावों के साथ वापस भेजती है तो उन्हें स्वीकार करना या ना करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। अब मैं एक दूसरी विशेषता और कार्य बताने जा रही हूँ कि लोकसभा कार्यपालिका पर अंकुश भी लगाती है। स्टूडेंट, संविधान के हिसाब से केंद्रीय मंत्रिपरिषद
यानी कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व के सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर से उत्तरदायी है। सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। अगर लोकसभा किसी सरकारी विधेयक या बजट को अस्वीकार कर देती है या सरकारी नीतियों को अस्वीकृत करती है या सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों में सरकार की इच्छा के विपरीत संशोधन कर देती है तो उसे सरकार के प्रति अविश्वास की अभिव्यक्ति माना जाएगा। अब मैं आपको इसकी एक और विशेषता बताने जा रही हूँ कि लोकसभा बहुत सारे कार्य भी संपन्न करती है। आइए इस पे एक नज़र डालते हैं। ये राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति के निर्वाचन और उसकी पदच्युति के मामलों में समान अधिकार रखती है। लोकसभा अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है और उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती है। स्टूडेंट, राज्यसभा के ही समान लोकसभा को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त जैसे उच्च अधिकारियों को महाभियोग की प्रक्रिया से पदमुक्त करने की शक्तियां प्राप्त हैं। लोकसभा अपने विशेष अधिकारों का हनन करने वाले सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही भी कर सकती है। राष्ट्रपति के द्वारा संकटकालीन घोषणा की पुष्टि के लिए इसे राज्यसभा के समान शक्तियां प्राप्त हैं और इसके अलावा राज्यसभा की भांति वह स्वायत्तशासी संस्थाओं जैसे संघ लोक सेवा आयोग, भारत का नियंत्रण व महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, राजभाषा आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार भी करती है। स्टूडेंट, आज मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा के विषय में जानकारी दी। अभी हम संसद के बारे में जान रहे हैं, तो अभी इसके अंतर्गत बहुत सारी जानकारी है जो मैं आपको आगे अपने वीडियो में दूंगी, जैसे संसदीय समितियां और सारी चीज़ें जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। स्टूडेंट, विषय संबंधित जानकारी उपयोगी होने पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।